साथियों, आज हम आपके लिए सआदत हसन मंटो की कहानी ब्लाउज लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इधर कुछ दिनों से मोमिन बहुत बेकरार था। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसका वजूद कच्चा फोड़ा सा बन गया था। काम करते वक्त, बातें करते हुए, हत्ता कि सोचने पर भी उसे एक अजीब किस्म का दर्द महसूस होता था। ऐसा दर्द जिसको वो बयान भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात बैठे बैठे वो एकदम चौंक पड़ता। धुंधले धुंधले ख्यालात जो आम हालातों में बेआवाज़ बुलबुलों की तरह पैदा होकर मिट जाया करते हैं, मोमिन के दिमाग में बड़े शोर के साथ पैदा होते और शोर ही के साथ फटते थे। इसके अलावा उसके दिलो दिमाग के नरमो नाजुक पर्दे पर हर वक्त जैसे खारदार पाँव वाली चींटियाँ रेंगती थीं। एक अजीब किस्म का खिंचाव उसके आज़ा में पैदा हो गया था, जिसके बाइस उसे बहुत तकलीफ़ होती थी। इस तकलीफ़ की शिद्दत जब बढ़ जाती तो उसके जी में आता कि वो अपने आप को एक ऐसे बड़े हवन में डाल दे और किसी से कहे कि मुझे कूटना शुरू कर दो। बावर्ची खाने में गर्म मसाला कूटते वक्त जब लोहे से लोहा टकराता और धमकों से छत में एक गूंज सी दौड़ जाती तो मोमिन के नंगे पैरों को ये लर्जिश बहुत अच्छी लगती थी। पैरों के जरिए ये लर्जिश उसकी तनी हुई पिंडलियों और रानों में दौड़ती हुई उसके दिल तक पहुंचती, जो तेज हवा में रखे हुए दिए की तरह कांपना शुरू कर देता। मोमिन की उम्र 15 बरस की थी, शायद 16वां भी लगा हो। उसे अपनी उम्र के मुतालिक सही अंदाज़ा भी नहीं था। वो एक सेहतमंद और तंदुरुस्त लड़का था, जिसका लड़कपन तेज़ कदमी से जवानी के मैदान की तरफ भाग रहा था। इसी दौड़ ने, जिससे मोमिन बिल्कुल गाफिल था, उसके लहू के हर कतरे में सनसनी पैदा कर दी थी। वो इसका मतलब समझने की कोशिश करता था, लेकिन अक्सर नाकाम ही रहता था। उसके जिस्म में कई तब्दीलियां रूनुमा हो रही थीं। गर्दन जो पहले पतली थी अब मोटी हो गई, बाहों के पट्टों में ऐंठन सी पैदा हो गई थी, कंठ निकल रहा था, सीने पर गोश्त की तह मोटी हो गई थी और अब कुछ दिनों से पिस्तानों में गोलियां सी पड़ गई थीं। जगह उभर आई थी, जैसे किसी ने एक एक बरनटा अंदर दाखिल कर दिया हो। उन उभारों को हाथ लगाने से ही मोमिन को बहुत दर्द महसूस होता था। कभी कभी काम करने के दौरान में गैर इरादी तौर पर जब उसका हाथ उन गोलियों से छू जाता तो वो तड़प उठता। कमीज़ के मोटे और खुरदरे कपड़े से भी उसको तकलीफ़देह सरसराहट महसूस होती थी। गुसल खाने में नहाते वक्त या बावर्ची खाने में जब कोई और मौजूद न हो, मोमिन अपनी कमीज़ के बटन खोलकर उन गोलियों को बड़े गौर से देखा करता था। हाथों से मसलता था, दर्द होता, टीसे उठती, उसका सारा जिस्म फलों से लदे हुए पेड़ की तरह जिसे जोर से हिलाया गया हो कांप जाता। मगर इसके बावजूद वो इस दर्द पैदा करने वाले खेल में मशगूल रहता था। कभी कभी दबाने पर ये गोलियां पिचक जाती और उनके मुंह से लेसदार लुआब निकल आता। उसको देखकर उसका चेहरा कान की लबों तक सुर्ख हो जाता। वो समझता कि उससे कोई गुनाह सरजद हो गया है। गुनाह और सवाब के मुतालिक मोमिन का इल्म बहुत महदूद था। हर वो फ़ेल जो एक इंसान दूसरे इंसानों के सामने न कर सकता हो, उसके ख्याल से गुनाह था। चुनांचे जब शर्म के मारे उसका चेहरा कान की लौ तक सुर्ख हो जाता तो वो झट से अपनी कमीज़ के बटन बंद कर लेता कि आइंदा ऐसी फजूल हरकतें कभी नहीं करेगा। लेकिन इस आयत के बावजूद दूसरे तीसरे रोज़ तखलिए में वो फिर इस खेल में मशगूल हो जाता। मोमिन से घर वाले सभी बहुत खुश थे। वो बहुत ही मेहनती लड़का था, हर काम वक्त पे कर देता और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देता था। डिप्टी साहब के यहाँ उसे काम करते हुए 3 महीने हुए थे, लेकिन इस कलील अरसे में उसने घर के हर फर्द को अपनी मेहनतकश तबीयत से मुतासिर कर लिया था। 6 रुपये महीने पर वो नौकर हुआ था, मगर दूसरे महीने ही उसके तनख्वाह में 2 रुपये बढ़ा दिए गए थे। वो इस घर में बहुत ही खुश था, इसलिए कि उसकी यहाँ पर कद्र की जाती थी। मगर अब कुछ दिनों से वो बेकरार था। एक अजीब किस्म की आवारगी उसके दिमाग में पैदा हो गई थी। उसका जी चाहता था कि सारा दिन बेमतलब बाजारों में घूमता फिरे या किसी सुनसान मुकाम पर जाकर लेटा रहे। अब काम में उसका जी नहीं लगता था, लेकिन इस बेदिली के होते हुए भी वो काहिली नहीं बरतता था।
और चुनांचे यही वजह है कि घर में कोई भी उसके अंदरूनी इंतशार से वाकिफ नहीं था। रज़िया थी सो वो दिन भर गाना बजाने में, नई नई फिल्मी तर्ज़ें सीखने और रिसाले पढ़ने में मसरूफ़ रहती थी। उसने कभी मोमिन की निगरानी ही नहीं की थी। शकीला अलबत्ता मोमिन से इधर उधर के काम लेती थी और कभी कभी उसे डांटती भी थी, मगर अब कुछ दिनों से वो भी चंद ब्लाउज़ों के नमूने उतारने में बेतरह मशगूल थी। ये ब्लाउज़ उसकी एक सहेली के थे जिसे नई नई तराशों के कपड़े पहनने का बहुत ही शौक था। शकीला उससे 8 ब्लाउज़ मांग कर लाई थी और कागज़ों पर उसके नमूने उतार रही थी। चुनांचे उसने भी कुछ दिनों से मोमिन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। डिप्टी साहब की बीवी सख्तगीर औरत तो नहीं थी। घर में 2 नौकर थे, यानी मोमिन के अलावा एक बुढ़िया भी थी। ज़्यादातर बावर्ची खाने का काम यही किया करती थी। मोमिन कभी कभी उसका हाथ बटा दिया करता था। डिप्टी साहब की बीवी ने मुमकिन है कि मोमिन की मुस्तैदी में कोई कमी देखी हो, मगर उसने मोमिन से इसका जिक्र कभी नहीं किया और वो इनकलाब जिसमें से मोमिन का दिलो दिमाग और जिस्म गुजर रहा था, उससे तो डिप्टी साहब की बीवी बिल्कुल ही गाफिल थी। चूँकि उनका कोई लड़का नहीं था और इसीलिए वो मोमिन की जहनी और जिस्मानी तब्दीलियों को नहीं समझ सकती थी। और फिर मोमिन तो एक नौकर ही था। नौकरों के मुताल्लिक कौन गौर व फिक्र करता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो तमाम मंजिलें पैदल तय कर जाते हैं और आसपास के आदमियों को खबर तक नहीं होती। मोमिन का भी बिल्कुल यही हाल था। वो कुछ दिनों से मोड़ मुड़ता जिंदगी के एक ऐसे रास्ते पर आ निकला था जो ज़्यादा तो लंबा नहीं था लेकिन बेहद पुरखतर था। उस रास्ते पर उसके कदम कभी तेज़ तेज़ उठते तो कभी हौले हौले। वो दरअसल जानता नहीं था कि ऐसे रास्तों पर किस तरह चलना चाहिए। उन्हें जल्दी तय करना चाहिए या कुछ वक्त लेकर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर की चीज़ों का सहारा लेकर तय करना चाहिए। मोमिन के नंगे पाँव के नीचे आने वाले शबाब की गोल गोल चिकनी बट्टियां फिसल रही थीं। वो अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सकता था। वो बेहद मुस्तरीब था। इस इस्तिराब के बाइस कई बार काम करते करते चौंक कर वो गैर इरादी तौर पर किसी खूंटी को दोनों हाथों से पकड़ लेता और उसके साथ लटक जाता। फिर उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि टांगों से पकड़कर कोई उसे इतना खींचे कि वो एक महीन तार बन जाए। ये सब बातें उसके दिमाग के किसी ऐसी गोशी में पैदा होती थीं कि वो ठीक तौर पर उनका मतलब नहीं समझ सकता था। गैर शुअरी तौर पर वो चाहता था कि कुछ हो। क्या हो? बस कुछ हो। मेज़ पर करीने से चुनी हुई प्लेटें एकदम उछलना शुरू कर दें। केतली पर रखा हुआ ढकना पानी के एक उबाल से ऊपर को उड़ जाए। नल की जस्ती नाली पर दबाव डाले तो वो दोहरी हो जाए और उसमें पानी का एक फव्वारा सा फूट निकले। उसी एक ऐसी ज़बरदस्त अंगड़ाई आए कि उसके सारे जोड़ अलहदा अलहदा हो जाएं और एक ढीलापन पैदा हो जाए। कोई ऐसी बात वकूफ़ पजीर न हो जो उसने पहले कभी नहीं देखी हो। मोमिन बहुत बेकरार था। रज़िया नई फिल्मी तर्ज़ें सीखने में मशगूल थी और शकीला कागज़ों पर ब्लाउज़ों के नमूने उतार रही थी। और जब उसने ये काम ख़त्म कर लिया तो वो नमूना जो उनमें सबसे अच्छा था सामने रखकर अपने लिए ऊदी साटन का ब्लाउज़ बनाना शुरू किया। अब रज़िया को भी अपना बाजा और फिल्मी गानों की कॉपी छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। शकीला हर काम बड़े एहतिमाम और चाव से किया करती थी। जब सीने पिरोने बैठती तो उसकी नशिस्त बड़ी पुरइत्मीनान होती। अपनी छोटी बहन रज़िया की तरह वो अफरा तफरी पसंद नहीं करती थी। एक एक टांका सोच समझकर बड़े इत्मीनान से लगाती थी ताकि गलती का इम्कान न रहे। पैमाइश भी उसकी बहुत ही सही हुआ करती थी, इसलिए कि वो पहले कागज़ काट कर फिर कपड़ा काटती थी। यूं वक्त ज़्यादा सर्फ होता था मगर चीज़ बिल्कुल फिट तैयार होती थी। शकीला भरे भरे जिस्म की सेहतमंद लड़की थी। उसके हाथ बहुत ही गुदगुदे थे। गोश्त भरी मखोती उंगलियों के आखिर में हर जोड़ पर एक नन्हा गढ़ा सा था। जब वो मशीन चलाती तो ये नन्हे नन्हे गढ़े हाथ की हरकत से कभी कभी गायब भी हो जाते थे। शकीला मशीन भी बड़े इत्मीनान से चलाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी 2 या 3 उंगलियां बड़ी रानाई के साथ मशीन की हथी को घुमाती और उसकी कलाई में एक हल्का सा खम पैदा हो जाता,
गर्दन जरा उस तरफ को झुक जाती और बालों की एक लट, जिसे शायद अपने लिए कोई मुस्तकिल जगह नहीं मिलती थी, नीचे फिसल आती थी। शकीला अपने काम में इस कदर मुनहमिक रहती कि उसे हटाने या जमाने की कोशिश नहीं करती थी। जब शकीला ओधी साटन सामने फैलाकर अपने माप का ब्लाउज तराशने लगी तो उसे टेप की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि उसका अपना टेप घिस घिसाकर अब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया था। लोहे का गज मौजूद था, लेकिन उससे कमर और सीने की पैमाइश कैसे हो सकती है। उसके अपने कई ब्लाउज तो मौजूद थे, लेकिन अब चूंकि वो पहले से कुछ मोटी हो गई थी, इसीलिए सारी पैमाइशें दोबारा करना चाहती थी। कमीज उतार कर उसने मोमिन को आवाज़ दी। जब वो आया तो उसने कहा कि जाओ मोमिन, दौड़कर 6 नंबर से कपड़े का गज ले आओ, कहना शकीला बीवी मांगती है। मोमिन की निगाहें शकीला के सफ़ेद बनियाइन से टकराईं। वो कई बार शकीला बीवी को ऐसी बनियाइनों में देख चुका था, लेकिन आज उसे एक किस्म की झिझक महसूस हुई। उसने अपनी निगाहों का रुख दूसरी तरफ फेर लिया और घबराहट में कहा, कैसा गज बीबी जी? शकीला ने जवाब दिया, कपड़े का गज। एक गज तो ये तुम्हारे सामने पड़ा है, ये लोहे का है। एक दूसरा गज भी होता है जो कपड़े का बना होता है। जाओ 6 नंबर में जाओ और दौड़ के उनसे ये गज ले आओ, कहना शकीला बीवी मांगती है। 6 नंबर का फ्लैट बिल्कुल करीब था। मोमिन फौरन ही कपड़े का गज लेकर आ गया। शकीला ने ये गज उसके हाथ से लिया और कहा, यहीं ठहर जाओ, उसे अभी वापस ले जाना। फिर वो अपनी बहन रजिया से मुखातिब हुई, इन लोगों की कोई चीज़ ज़्यादा देर अपने पास रख ली जाए तो ये बुढ़िया तकाजे कर परेशान कर देती है। इधर आओ और ये गज़ लो और यहाँ से मेरा नाप लो। रज़िया ने शकीला की कमर और सीने का नाप लेना शुरू किया तो उनके दरमियान कई बातें हुईं। मोमिन दरवाजे की दहलीज में खड़ा तकलीफ दे खामोशी से ये बातें सुनता रहा। रज़िया, तुम गज़ को खींच कर नाप क्यों नहीं लेती? पिछली दफ़ा भी यही हुआ, तुमने नाप लिया और मेरे ब्लाउज़ का सत्यानाश हो गया। ऊपर के हिस्से पर अगर कपड़ा फिट ना आए तो इधर उधर बगलों में झूल पड़ जाते हैं। कहाँ का लूँ कहाँ का न लूँ, तुम तो अजब मखमसे में डाल देती हो। यहाँ का नाप लेना शुरू किया तो तुमने कहा ज़रा और नीचे कर लो, ज़रा छोटा बड़ा हो गया तो कौन सी आफत आ जाएगी। भाई वाह, चीज़ के फिट होने में ही तो सारी खूबसूरती है। सुरैया को देखो कैसे फिट कपड़े पहनती है, मजाल है जो कहीं शिकन पड़े। कितने खूबसूरत मालूम पड़ते हैं ऐसे कपड़े। लो अब तुम नाप लो। यह कहकर शकीला ने सांस के जरिए अपना सीना फुलाना शुरू किया। जब अच्छी तरह फूल गया तो उसने सांस रोककर घुटी घुटी आवाज़ में कहा, लो अब जल्दी करो। जब शकीला ने सीने की हवा खारिज की तो मोमिन को ऐसा महसूस हुआ कि उसके अंदर कई गुब्बारे फट गए हैं। उसने घबरा कर कहा, गज़ लाइए बीवी जी, मैं दे आऊं। शकीला ने उसे झड़क दिया, ज़रा ठहर जाओ। ये कहते हुए कपड़े का गज़ उसके नंगे बाजू से लिपट गया। जब शकीला ने उसे उतारने की कोशिश की तो मोमिन को सफ़ेद बगल में काले काले बालों का एक गुच्छा नजर आया। मोमिन को अपनी बगलों में भी ऐसे ही बाल उग रहे थे, मगर ये गुच्छा उसे बहुत भला मालूम हुआ। एक सनसनी से उसके सारे बदन में दौड़ गई। एक अजीब व गरीब ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हुई कि काले काले बाल उसकी मूछें बन जाएं। बचपन में वो भुट्टे के काले और सुनहरे बाल निकालकर अपनी मूछें बनाया करता था। उनको अपनी बालाई होठ पर जमाते वक्त जो सरसराहट उसे महसूस हुआ करती थी, उसी किस्म की सरसराहट इस ख्वाहिश ने उसके बालाई होठ और नाक में पैदा कर दी थी। शकीला का बाजू अब नीचे झुक गया था और उसकी बगल छुप गई थी, मगर मोमिन अब भी काले काले बालों का वो गुच्छा देख रहा था। उसके तसव्वुर में शकीला का बाजू देर तक वैसे ही उठा रहा और बगल में उसके स्याह बाल झांकते रहे। थोड़ी देर के बाद शकीला ने मोमिन को गज़ दिया और कहा कि जाओ उसे वापस दे आओ और कहना कि बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। मोमिन गज़ वापस देकर सहन में बैठ गया। उसके दिलो दिमाग में धुंधले धुंधले से ख्याल पैदा हो रहे थे और देर तक वो उनका मतलब समझने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन जब कुछ समझ में ना आया तो उसने गैर इरादी तौर पर अपना छोटा सा एक ट्रंक खोला जिसमें उसने ईद के लिए नए कपड़े बनवा कर रखे थे। जब ट्रंक का ढकना खुला और नए लट्ठे की बू उसकी नाक तक पहुंची तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि नहा धोकर और ये नए कपड़े पहनकर वो सीधा शकीला बीबी के पास जाए और उसे सलाम करे। उसके लट्ठे की शलवार किस तरह खड़खड़ करेगी और उसकी रूमी टोपी।
रूमी टोपी का ख्याल आते ही मोमिन की निगाहों के सामने उसका फुंदना आ गया और फुंदना फौरन ही उन काले काले बालों के गुच्छे में तब्दील हो गया जो उसने शकीला के बगल में देखा था। उसने कपड़े के नीचे से अपनी नई रूमी टोपी निकाली और उसके नर्म और लचकीले फुंदने पर हाथ फेरना शुरू ही किया था कि अंदर से शकीला बीवी की आवाज़ आई, मोमिन। मोमिन ने ट्रंक में टोपी रखी, ढकना बंद किया और अंदर चला गया, जहां शकीला नमूने के मुताबिक ऊदी साटन के कई टुकड़े काट चुके थे। उन चमकीले और फिसल फिसल जाने वाले टुकड़ों को एक जगह रखकर वो मोमिन की तरफ मुतवज्जा हुई। मैंने तुम्हें इतनी आवाज़ें दी, सो गए थे क्या? मोमिन की ज़बान में लुक्म पैदा हो गई। नहीं बीवी जी। तो क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं तो? कुछ तो ज़रूर करते होगे। शकीला ये सवाल किए जा रही थी, मगर उसका ध्यान असल में ब्लाउज़ की तरफ था जिसे अब उसे कच्चा करना था। मोमिन ने खिसियानी हंसी के साथ जवाब दिया, ट्रंक खोलकर अपने नए कपड़े देख रहा था। शकीला खिलखिलाकर हंसी। रज़िया ने भी उसका साथ दिया। शकीला को हंसते देख मोमिन को एक अजीब सी तस्कीन हुई और उस तस्कीन ने उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा की कि वो कोई ऐसी मज़हख़ीज़ तौर पर अहमकाना हरकत करे जिससे शकीला को और ज़्यादा हंसने का मौका मिले। चुनांचे लड़कियों की तरह झेंप कर और लहजे में शर्माहट पैदा कर उसने कहा, बड़ी बीबी जी से पैसे लेकर मैं रेशमी रुमाल भी लाऊंगा। शकीला ने हंसते हुए उसे पूछा, क्या करोगे उस रुमाल को? मोमिन ने झेप कर जवाब दिया, गले में बांध लूंगा बीबी जी, बड़ा अच्छा मालूम होगा। यह सुनकर शकीला और रज़िया दोनों देर तक हंसती रहीं। गले में बांधोगे तो याद रखना उसी से मैं तुम्हें फांसी दे दूंगी। यह कहकर शकीला ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की और रज़िया से कहा, कमबख्त ने मुझे काम ही बुला दिया। रज़िया, मैंने इसे क्यों बुलाया था? रज़िया ने जवाब नहीं दिया और वो नई फिल्मी तर्ज गुनगुनाना शुरू कर दी जो वो 2 रोज़ से सीख रही थी। इस दौरान में शकीला को खुद ही याद आ गया कि उसने मोमिन को क्यों बुलाया था। देखो मोमिन, मैं तुम्हें ये बनियान उतार कर देती हूँ। दवाइयों की दुकान के पास जो एक नई दुकान खुली है ना, वहीं जहाँ तुम उस दिन मेरे साथ गए थे, वहाँ जाओ और वहाँ पूछ के आओ कि ऐसी 6 बनियानों का वो क्या लेगा। कहना हम पूरी 6 लेंगे और इसीलिए कुछ रियायत ज़रूर करे, समझ लिया ना? मोमिन ने जवाब दिया, जी हाँ बेबी जी। अब तुम परे हटो। मोमिन बाहर निकलकर दरवाजे की ओट में हो गया। चंद लम्हात के बाद बनियान उसके कदमों के पास आकर गिरा और अंदर से शकीला की आवाज़ आई, कहना हम इसी किस्म में से डिज़ाइन की बिल्कुल यही चीज़ लेंगे, फ़र्क नहीं होना चाहिए। मोमिन ने बहुत अच्छा कहकर बनियान उठाया जो पसीने के बाइस कुछ कुछ गीला हो रहा था, जैसे किसी ने भाप पर रखकर फौरन ही हटा लिया हो। बदन की बू भी उसमें बसी हुई थी, मीठी मीठी गर्मी भी थी। ये तमाम चीज़ें उसको बहुत अच्छी मालूम हुई। वो इस बनियान को जो बिल्ली के बच्चे की तरह मुलायम था अपने हाथों में मसलता बाहर चला गया। जब भाव वाव दरियाफ्त करके बाजार से वापस आया तो शकीला ब्लाउज़ की सिलाई शुरू कर चुकी थी, उसी स्याही माइल साटन के ब्लाउज़ की जो मोमिन की रूमी टोपी के फुंदने से कहीं ज़्यादा चमकीली और लचकदार थी। ये ब्लाउज़ शायद ईद के लिए तैयार किया जा रहा था क्योंकि ईद अब बिल्कुल करीब आ गई थी। मोमिन को एक दिन में कई बार बुलाया गया था, धागा लाने के लिए, इस्त्री निकालने के लिए, सुई टूटी तो नई सुई लाने के लिए। शाम के करीब जब शकीला ने दूसरे रोज़ पर बाकी काम उठा लिया तो धागे के टुकड़े और ऊदी साटन की बेकार कतरने उठाने के लिए भी उसे बुलाया गया। मोमिन ने अच्छी तरह जगह साफ की, बाकी सब चीज़ें उठाकर बाहर फेंक दी, मगर ऊदी साटन की चमकदार कतरने अपनी जेब में रख लीं, बिल्कुल बेमतलब, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो उनको क्या करेगा। दूसरी रोज़ जब जेब से कतरने निकालें और अलग बैठकर उनके धागे अलग करना शुरू किया, देर तक वो इस खेल में मशगूल रहा। धागे के छोटे बड़े टुकड़ों का एक गुच्छा सा बन गया। उसको हाथ में लेकर वो दबाता रहा, मसलता रहा, लेकिन उसके तसव्वुर में शकीला की वही बगल थी जिसमें उसने काले काले बालों का छोटा सा गुच्छा देखा था। उस दिन भी उसे शकीला ने कई बार बुलाया। काली साटन के ब्लाउज़ की हर शक्ल उसकी निगाहों के सामने आती रही। पहले जब उसे कच्चा किया गया था तो उस पर सफ़ेद धागे के बड़े बड़े टांके जा बजा फैले हुए थे। फिर उस पर इस्त्री की गई
जिससे सब शिकनें दूर हो गई और चमक भी दोबाला हो गई थी। उसके बाद कच्ची हालत में ही शकीला ने उसे पहना, रजिया को दिखाया। दूसरे कमरे में सिंगार मेज के पास जाकर आईने में खुद उसको हर पहलू से अच्छी तरह से देखा। जब पूरा इत्मीनान हो गया तो उसे उतारा और जहाँ जहाँ तंग या खुला था वहाँ निशान बनाए और उसकी सारी खामियां दूर की। एक बार फिर पहनकर देखा। जब बिल्कुल फिट हो गया तो पक्की सिलाई शुरू की। उधर ऊदी साटन का ये ब्लाउज सिया जा रहा था। उधर मोमिन के दिमाग में अजीब व गरीब ख्यालों के जैसे टांके से उधड़ रहे थे। जब उसे कमरे में बुलाया जाता और उसकी निगाहें चमकीली साटन के ब्लाउज पर पड़ती तो उसका जी चाहता कि वो उसे हाथ से छू कर देखे। सिर्फ छूकर ही नहीं देखे बल्कि उसकी मुलायम और रोएदार सतह पर देर तक हाथ फेरता रहे अपने खुरदुरे हाथ। उसने उन साटन के टुकड़ों से उसकी मुलायमियत का अंदाज़ा भी कर लिया था। धागे जो उसने इन टुकड़ों से निकाले थे और भी ज़्यादा मुलायम हो गए थे। जब उसने उनका गुच्छा बनाया था तो दबाते वक्त उसे मालूम हुआ कि उनमें रबड़ सी लचक भी है। वो जब अंदर आकर ब्लाउज को देखता उसका ख्याल फौरन उन बालों की तरफ दौड़ जाता जो उसने शकीला के बगल में देखे थे। काले काले बाल। मोमिन सोचता था क्या वो भी इन साटन की ही तरह मुलायम होंगे। ब्लाउज बिलाखिर तैयार हो गया। मोमिन कमरे के फर्श पर गीला कपड़ा फेर रहा था कि शकीला अंदर आई। कमीज उतारकर उसने पलंग पर रखी। उसके नीचे उसे एक किस्म का सफ़ेद बनियान था जिसका नमूना लेकर मोमिन भाव दरियाफ्त करने के लिए गया था। उसके ऊपर शकीला ने अपने हाथ का सिला हुआ ब्लाउज पहना, सामने के हुक लगाए और आईने के सामने खड़ी हो गई। मोमिन ने फर्श साफ करते करते आईने की तरफ देखा। ब्लाउज में अब जान सी पड़ गई थी। एक दो जगह तो वो इस कदर चमकता था कि मालूम होता था कि साटन का रंग सफ़ेद हो गया है। शकीला की पीठ मोमिन की तरफ थी जिस पर रीढ़ की हड्डी की लंबी झुर्री ब्लाउज फिट होने के बायस अपनी पूरी गहराई के साथ नुमाया थी। मोमिन से रहा न गया। चुनांचे उसने कहा, बीबी जी आपने तो दर्जियों को भी मात कर दिया। शकीला अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई, मगर वो तो रजिया की राय तलब करने के लिए बेकरार थी, इसीलिए वो सिर्फ अच्छा सिला है ना कहकर बाहर दौड़ गई। मोमिन आईने की तरफ देखता रह गया जिसमें ब्लाउज का स्याह और चमकीला अक्स देर तक मौजूद था। रात को जब वो फिर उस कमरे में सुराही रखने के लिए आया तो उसने खूंटी पर लकड़ी के हैंगर में उस ब्लाउज को देखा। कमरे में कोई मौजूद नहीं था। चुनांचे आगे बढ़कर पहले उसने गौर से देखा, फिर डरते डरते उस पर हाथ फेरा। ऐसा करते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके जिस्म के मुलायम रोए पर हौले हौले बिल्कुल हवाई लम्स की तरह हाथ फेर रहा है। रात को जब वो सोया तो उसने कई ऊटपटांग ख्वाब देखे। डिप्टी साहब ने पत्थर के कोयलों का एक बड़ा ढेर उसे कूटने को कहा। जब उसने एक कोयला उठाया और उस पर हथौड़े की एक ज़रब लगाई तो वो नरम नरम बालों का एक गुच्छा बन गया। ये काली खांड के महीन महीन तार थे जिनका गोला बना हुआ था। फिर ये गोले काले रंग के गुब्बारे बनकर हवा में उड़ना शुरू हुए। बहुत ऊपर जाकर ये फटने लगे। फिर आंधी आई और मोमिन की रूमी टोपी का फुंदना कहीं गायब हो गया। फुंदने की तलाश में वो निकला। देखी और अनदेखी जगहों में घूमता रहा। नए लट्ठे की बू भी कहीं से आना शुरू हुई। फिर न जाने क्या हुआ, एक काली साटन के ब्लाउज पर उसका हाथ पड़ा। कुछ देर वो इस धड़कती हुई चीज पर हाथ फेरता रहा, फिर दफातन हड़बड़ा के उठ बैठा। थोड़ी देर तक तो वो कुछ समझ नहीं सका कि क्या हो गया है। इसके बाद उसे खौफ, ताज्जुब और एक अनोखी टीस का एहसास हुआ। उसकी हालत उस वक्त अजीब व गरीब थी। पहले उसे तकलीफ दे हरारत महसूस हुई थी, मगर चंद लम्हात के बाद एक ठंडी सी लहर उसके जिस्म पर रेंगने लगी। दोस्तों, उम्मीद है सआदत हसन मंटो की कहानी ब्लाउज आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अभी हम आपके लिए और भी ढेर सारी कहानियां लेकर आने वाले हैं, तो सुनते रहिए। आप अपना चैनल द इंडियन स्टोरी टेलर और अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।